जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जमशेदपुर टाटा नगरी झारखंड के एक बंगाली परिवार में जन्मी और पली बढ़ी डॉक्टर स्वरूपा मित्रा कैसे दिल्ली एनसीआर में एक टॉप कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनी एवं कैसे इनका डंका भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में ही बजता है। तो आज की सक्सेस स्टोरी में बताएंगे डॉक्टर स्वरूपा मित्रा की सफलता का राज। कैंसर रोग के ऊपर डॉक्टर स्वरूपा मित्रा के अब तक 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 2 किताबें भारत के मेडिकल कॉलेजों में भी पढ़ाए जाते हैं। यही नहीं, डॉक्टर स्वरूपा मित्रा भारत के बाहर भी कई देशों में मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने समय समय पर जाती रहती हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी नई दिल्ली के कैंसर रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वरूपा मित्रा से। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। मैं डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में। मैं आज आरबीएम न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मिस्टर सुरेंद्र प्रताप और उनके टीम को भी बहुत हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि आरबीएम न्यूज़ आज 5 साल पूरा किया है। उनका जो काम है वो बधाई देने लायक है, बहुत अच्छे काम किए हैं कि आगे भी वो ये काम करते रहे और आगे से आगे उनकी और उन्नति होते रहे। सो ऑल द बेस्ट मिस्टर सुरेंद्र प्रताप, आपके टीम और आरबीएम न्यूज़ को। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। मैं बहुत छोटे शहर की लड़की हूँ, जमशेदपुर झारखंड में मेरा बर्थ भी है और वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर मदर दोनों टीचर्स थे, तो आप समझ ही सकते हैं बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे पढ़ाई को, शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जाता था। डॉक्टर बनने की मेरी इच्छा हुई थी इसीलिए क्योंकि मेरे फादर को डॉक्टर बनने का एक बहुत ज़्यादा एक ड्रीम था, एक स्वप्न था, लेकिन वो कोई कारण से नहीं बन पाए। तो उनका जो ड्रीम था, उनका जो स्वप्न था, उसको रियलाइज़ करने के लिए मैं डॉक्टर बनी। धीरे धीरे +2 के बाद जमशेदपुर से मैंने 10+2 किया। डीबीएमएस इंग्लिश मीडियम स्कूल था उस समय के, अभी तो बहुत बड़ा स्कूल हो गया है, उस समय बहुत छोटा सा स्कूल था, लेकिन अच्छे स्कूल में उसकी गिनती होती थी। यहाँ से मेरी पढ़ाई हुई 10+2 आईसीएसई बोर्ड से मैंने किया। उसके बाद सीधा मेरा फर्स्ट चांस में ही एमबीबीएस के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई और मेरी पढ़ाई एमबीबीएस हुई थी रांची रिम्स से, जो अभी रिम्स है, पहले उसको राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, अभी ये है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ से मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। एमबीबीएस पढ़ाई के बाद, जैसे सब कोई जानते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत लंबा होता है, तो एमबीबीएस के बाद मैंने इंटर्नशिप और हाउस जॉब ख़त्म किया और उसके बाद फिर एमबीबीएस के बाद एमडी करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी एक स्पेशलाइजेशन होती है। सो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है जो ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट होती है, उसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है, प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। फिर मैंने इस एग्ज़ाम में बैठा और ऑन्कोलॉजी के लिए मैंने ऑप्ट किया। अभी आप पूछ सकते हैं ऑन्कोलॉजी क्यों? जिस समय मैंने एमडी के लिए बैठा था उस समय ऑन्कोलॉजी बहुत किसी को नाम पता नहीं था कि ऐसी भी कोई सब्जेक्ट होती है। ऑन्कोलॉजी होती है कैंसर की
पढ़ाई, कैंसर में कैसे इलाज होगा, इसमें हम पेशेंट्स को कैसे बचा पाएंगे, ये है ऑन्कोलॉजी की पढ़ाई। उस समय 1990s में ऑन्कोलॉजी एक किसी को पता नहीं था कि ये भी कोई सब्जेक्ट होता है, इसमें आदमी आगे बढ़ सकता है, ये किसी को पता नहीं था। इसलिए मेरे कोई सीनियर थे जिन्होंने बताया कि आप ऑन्कोलॉजी ले लो, किसी समय और 10 साल के बाद इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ेगी। तो ये सोच के ही मैंने ऑन्कोलॉजी में एमडी करने का फ़ैसला ले लिया। एमडी मेरा हुआ पीएमसीएच पटना से। रेडियम इंस्टीट्यूट मेरा डिपार्टमेंट का नाम था। रेडियम इंस्टीट्यूट बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये एक बहुत ही पुराना कैंसर का डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रेडियम जब आया सबसे पहले इंडिया में, तो चेन्नई रेडियम आया, मतलब कैंसर इंस्टीट्यूट आया, और ये रांची होके आया, इसलिए रांची में एक रोड है रेडियम रोड। तो रांची से पटना जब ये मशीन आई तो ये एक पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ पे कैंसर की पढ़ाई शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे शायद मैं पहली फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने एमबीबीएस इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शुरू किया था। यहाँ से मेरी फिर जर्नी शुरू होती है एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट। तो दिल्ली एनसीआर तक आप कैसे पहुँची? एमडी करने के बाद मुझे लगा कि क्योंकि उस समय पटना में, बिहार में बहुत ज़्यादा ऑन्कोलॉजी के लिए जागरूकता नहीं थी, नई मशीन्स नहीं थी, इसलिए फिर मैंने फ़ैसला किया कि दिल्ली इंडिया में सबसे ज़्यादा माना जाता था उस समय पढ़ाई के मामले में, इसलिए मैंने दिल्ली आने का प्लान किया। ऑन्कोलॉजी में एमडी करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि दिल्ली में बाकी सीनियर रेजिडेंसी वगैरह शुरू करना चाहिए। दिल्ली में मैंने जब आया तब अपोलो, उस समय बहुत नामी हॉस्पिटल, अभी भी है नामी हॉस्पिटल, अपोलो में कैंसर डिपार्टमेंट काफ़ी नामी माना जाता था। तो कैंसर डिपार्टमेंट में मैंने यहाँ पे आके, अपोलो में आके मैंने इंटरव्यू दिया। और शुरुआत में, मैं सच कहूँ तो शुरुआत में दिक्कत हुई थी। उस समय दिल्ली में बिहार से जिन लोग आते थे उन लोग के लिए दिक्कत होती थी, बिहार को बहुत अलग नज़र से देखा जाता था। तो बिहार के कैंडिडेट्स को चूज़ करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए लोग काफ़ी बार सोचते थे। उन्हें लगता था कि बिहार में पढ़ाई नहीं होती है, बिहार में पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ बिहार के बारे में लोग सोचते थे, जो कि गलत था। और मेरे जैसे बहुत लोग उस समय बिहार से आए थे और वो सारे अभी बिहार में काफ़ी अच्छा नाम किए हैं और अभी बिहार का नाम काफ़ी ऊपर है। अभी यहाँ पे है हमारे बिहार के डॉक्टर्स का एक ग्रुप है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट एनीवे, मैंने अपोलो में जब इंटरव्यू दिया, काफ़ी समय के बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि बिहार से है, पता नहीं कितना आता होगा, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप एक बार मुझे सिलेक्ट करके देखिए, आप मुझे छोड़ने नहीं देंगे इसके बाद। मेरे को याद है कि ये चीज़ मैंने बहुत प्राइड के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। और यही हुआ था, जब मैंने अपोलो छोड़ा तो बहुत वहाँ के डॉक्टर्स चाहते नहीं थे कि मैं छोड़ दूँ हॉस्पिटल, बट लेकिन जर्नी था, जाना था, दूसरे जगह में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका मिलना ज़रूरी है यंग एज में। उसके बाद मैं आर्टेमिस में गई और फिर राजीव गांधी में मेरा अभी 12वां साल, 12th ईयर चल रहा है। राजीव गांधी में मैं हूँ एज ए सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट। इस समय मैंने अभी 3-4 किताबें मेरी लिखी हुई है। एक किताब मेरी अभी आ रही है जो कि यूएस में बुल्टर क्लोअर एक पब्लिकेशन है, वहाँ से अभी निकलेगा। इसके अलावा कैंसर के बारे में मेरी जो रिसर्च वर्क है उसको मैं पेश करती हूँ एज प्रेजेंटेशन, एज रिसर्च टॉक। ये इंडिया में, इंडिया के बाहर भी मुझे जाना पड़ता है। इसके बाद हमारे इंडिया में हम क्या क्या काम कर रहे हैं ये बाहर तक पहुंचाने के लिए। हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा अलग हो जाता है।
हमारी जो चॉइस होती है सभी चीज़ लगभग मेडिकल, पेशेंट, रिसर्च इसी के आसपास घूमते हैं। हम लोग जब अपने फ्रेंड्स से मिलते भी हैं तो घूम फिर के बात उसी पे आ जाता है, हमारे प्रोफेशन पे ही आ जाता है। लेकिन फिर भी जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, एक तो जब 50 क्रॉस मैं कर गई तब से मुझे लगा कि हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। इसलिए मैंने योगा, एक्सरसाइज, जिमिंग ये शुरू किया है। मेरी मातृभाषा तो बंगाली है और बांग्ला मुझे बोलने, पढ़ने, लिखने सभी आता है और बांग्ला गाना भी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुनने का बहुत ज़्यादा मौका तो नहीं मिलता है। अगर कोई मुझे अचानक क्वेश्चन करे कि कौन सी मूवी बेस्ट लगा है तो मेरे नाम से तुरंत निकलता है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये पता नहीं कितना बार मैं देख चुकी हूँ। मेनली इसीलिए उसका मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैसेज यही है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इसको पूरी तरह से लिव करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। जो भी अपना शौक़ है, जो भी आप करना चाहते हैं, कल किसी ने नहीं देखा है, उसे आज ही कीजिए। गाना या प्रेयर जो भी कीजिए, बोलिए, वो मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। अब मुझे वो बचपन से, स्कूल के ज़माने से बहुत अच्छा लगता है। इसकी हिंदी भी बनी हुई है। इसका हिंदी है, जब कोई बात बिगड़ जाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। इसकी जो इंग्लिश मेन है वो एक प्रेयर है। If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles. Lord, I'm 500 miles from my home. सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना प्रायोरिटी सेट करना। मेरी बेटी भी अभी मेडिकल कर रही है, अभी जस्ट उसकी MBBS ख़त्म हुआ है। मैं उसे भी यही कहना चाहती, हमेशा यही कहती हूँ, प्रायोरिटी अपने लाइफ का रखिए।